जय हिंद। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत के द्वीप समूहों के बारे में क्या जानते हैं, तो आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। चलिए आज की वीडियो में हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में विस्तृत जानकारियां इकट्ठा करते हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 1 खंड भूगोल से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में स्थित न्यू मूर द्वीप, ये भारत के प्रमुख द्वीप द्वीप समूह हैं। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में विस्तृत जानकारियां इकट्ठा करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 572 द्वीपों के साथ स्थित है और 37 ऐसे द्वीप हैं वहाँ जहाँ मानव निवास करते हैं। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच 90 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वहीं इंडोनेशिया का आचे द्वीप 150 किलोमीटर दूर है बस निकोबार द्वीप समूह से। वहीं अगर हम अंडमान की बात करते हैं तो वो 245 किलोमीटर दूरी पर है उत्तरी अंडमान से। अंडमान निकोबार अंडमान सागर में स्थित द्वीप है और दरअसल ऐसा माना जाता है कि इन द्वीपों की उत्पत्ति हिमालय की तरह ही टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुई है। इंडियन प्लेट और वर्मा माइरन प्लेट के टकराने से हुई है। इसका विस्तार हम आराकान योमा रेंज का ही दक्षिणी विस्तार है। वहीं आपको बता दें हम आराकान योमा वास्तव में भारत के पूर्वांचल हिल्स का ही विस्तार है। ओके, जबकि निकोबार द्वीप समूह को सुमात्रा के तवाई द्वीप समूह का विस्तार माना गया है। इनका निर्माण सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हुआ था। इनके निर्माण से अगर हम देखते हैं तो ये बात तो साफ हो गई कि यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्तार होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो ये 2 भागों में बटा है। अंडमान उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई लगभग 737 मीटर है और ये नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। वहीं पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिलिट अंडमान के बीच से दक्कन मार्ग गुजरता है। वहीं अगर हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान निकोबार से निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। वहीं अगर आप 10 डिग्री चैनल की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखते हैं तो वो 150 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम ये सिर्फ 10 किलोमीटर लंबा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 10 डिग्री चैनल क्या है और सिर्फ 10 डिग्री लाइन यहाँ से क्यों गई है, इसे हम 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं। इसका सीधा आंसर आपके मैप में दिया गया है। अगर आप अपने मैप को दुनिया के नक्शे में गौर करते हैं तो आपको दिखेगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 10 डिग्री अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार के बीचों बीच से जा रही है, जिसके नाम पे यहाँ 10 डिग्री चैनल रख दिया गया। वहीं निकोबार द्वीप समूह पर ही आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। माउंट थूलियर जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इन द्वीपों के बनावट की बात करते हैं तो इनकी जो बनावट है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेनोजोइक युग के सैल से हुई है, जिस कारण से यहाँ के जो आपको द्वीप दिखेंगे, यहाँ की जो घाटियाँ दिखेंगी, अगर हम इनके विकास को देखते हैं तो ये बहुत ऊबड़ खाबड़ और कटीले फटीले तरफ के हैं। ऊपर से अगर आप यहाँ पे मैदानी भाग देखेंगे तो ज़रा सा भी नहीं है। उत्तरी अंडमान द्वीप जो है वो उसके वहाँ पे घाटियों का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है जहाँ पे आप सुरक्षित बंदरगाह देख सकते हैं, जहाँ पे जहाज़ों को उतरने के लिए एक सही सुविधा मिल जाती है। क्लियर है, यहाँ पे बंदरगाहों का निर्माण है। बट अगर इसके अपोजिट में आप देखते हो तो निकोबार द्वीप समूह में ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे जहाज़ों के उतरने के लिए या फिर जो बंदरगाह बनाने के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये कार निकोबार सपाट मूंगा संरचना से बना है, मूंगा की संरचना के हिसाब से बना है। और आपको पता होता है कि अगर इस हिसाब से किसी भी जगह की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे बंदरगाहों का बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसके फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे पहाड़ियाँ, झरने बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सिर्फ निकोबार द्वीप समूह ही ऐसा है जहां आपको ताज़ा फ्रेश पानी मिलेगा। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी है। हम आपको बता दें कि भारत के मुख्य भूमि में किसी भी तरह के सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।
क्लियर है? भारत के पास सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप पर है। वहीं अगर आप देखोगे तो बारातांग द्वीप पर आपको मड वॉल्केनो भी मिलेगा। वहीं अगर हम बंगाल की खाड़ी से बाहर निकल के अगर अरब सागर की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखेगा लक्षद्वीप। चलिए अब देखते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। लक्षद्वीप आपको पता है कि ये कोरल द्वीप से बना है, जैसा कि इसका नाम है। लक्षद्वीप के बारे में अगर हम देखें तो मलयालम और संस्कृत भाषा में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं हमारे मालाबार तट से, तो ये लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं अगर हम इसके किलोमीटर की बात करते हैं तो ये 36 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और अगर हम लक्षद्वीप के बारे में, इसके द्वीपों के बारे में अगर हम लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो ये 32 किलोमीटर में फैला हुआ 36 द्वीपों का एक समूह है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, हम देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, अमीना द्वीप, लैका द्वीप और आपका जो ये इसकी राजधानी मिनिकॉय द्वीप। अगर आप देखोगे तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, वो लाका द्वीप जिसको आप कहते हैं लाका द्वीप पर स्थित है। अगर वहीं हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। चलिए अब हम बात करते हैं कोरल रीफ के बारे में। ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम भूगोलवेताओं की बातों को माने तो उनके हिसाब से ये जो द्वीप समूह है यहाँ पर पहले या तो ज्वालामुखी होगा या फिर यहाँ पे द्वीप होगा, और एक अंगूठी जितने क्षेत्र में ये जो कोरल हैं वो पहले रह रहे होंगे और धीरे धीरे, जिन्हें हम एंट्रॉल भी कहते हैं, वो धीरे धीरे एक इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते हैं जिसके बाद एक द्वीप समूह में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ की फॉर्मेशन जो है वो समतल है, यानी कि यहाँ पे ऊंचाई आपको 2 से 5 मीटर के ही हिसाब से मिलेगी और आपको पहाड़ी, नदी या घाटी लक्षद्वीप पर नहीं मिलती है, क्योंकि ये कोरल रीफ से बने, कोरल से बने हैं। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं भारत का तीसरा द्वीप समूह, न्यूमूर द्वीप समूह, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में स्थित है। इसको देखने से पहले हमें देखना होगा कि जब भी ये टॉपिक आता है तो आपने देखा होगा पहले कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पढ़ने के कारण ये करंट के टॉपिक से ही हमेशा इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का तीसरा द्वीप समूह है जो बांग्लादेश और हमारा राज्य पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये बालू से बना हुआ जल क्षेत्र का एक उठा हुआ भाग है जो कि समय समय पर जलमग्न भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस पे अधिकार किसका है। तो 1970 में एक तूफान आया था जिस कारण से ये जो द्वीप है वो ऊपर उठ गया और सबके संज्ञान में आ गया। वैसे तो यहाँ पे ना ही कोई रख रखाव है, ना ही यहाँ पे कोई रहता है। ये लगभग समुद्र से 2 मीटर ही ऊंचा है और वक्त के साथ कभी ये डूब जाता है, कभी ये ऊपर आ जाता है। न्यूमूर द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद देखा गया है, क्योंकि इस उभरते हुए द्वीप पे अधिकार किसका होगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अनुसार उसके समुद्री मील में ये आएगा, और अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के हिसाब से तो वो कहता है कि वो हमारे समुद्री मील के हिसाब से आ रहा है। अगर हम इसके बारे में ज़रा डिटेल देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो इस द्वीप पे अधिकार के पीछे कुछ कारण हैं। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल की बहुत अधिक संभावना है, जिस कारण से दोनों देश इस पे अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं तो 7 जुलाई 2014 को बांग्लादेश और भारत के बीच बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा मध्यस्थता का मामला रखा गया था, जिसपे ये निर्णय लिया गया कि इस द्वीप पर भारत का अधिकार होगा। क्लियर है? यानी कि अब जो आपका द्वीप है उस पे भारत का अधिकार है। वैसे हम आपको बता दें कि मार्च 2010 में ये क्षेत्र फिर से जलमग्न हो गया है, यानी कि जल में डूब गया है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।